हाँ जी, सभी को नमस्कार। वन डेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सर। इस सीरीज के बारे में आपको थोड़ा मैं बता दूं पहले कि हम जीएस के 25 क्वेश्चन यहाँ पे डेली डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन और इसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन के साथ 4 फैक्ट आपको मिलते हैं तो विद इन अ 1 आवर आपको 100 फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पेन पेपर लेकर बैठिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते चलिएगा। ये आपके एग्जाम में, आपका कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी हो आपके पास, या फिर आपका एएलपी हो, या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो, ये सब में सवाल काम आएंगे। ठीक, तो इस बात को याद रखते हुए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका फिर से वेलकम है वन डेयर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद फॉलिंग कोकोनट। कोकोनट गिर रहा है, स्पीडिंग कार, कार की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, स्टोन को रोल होना, लुढ़कना, और फ्लाइंग प्लेन्स। इसका बताइए सही आंसर क्या होगा, कौन सी एनर्जी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। आइए इसके बारे में सर समझते हैं काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हिंदी में बोला जाता है सर, काइनेटिक एनर्जी को बोला जाता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इसका यूनिट क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसको बोला जाता है जूल। ठीक, अगर मान लीजिए जूल नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसी जूल को बोला जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को सीजीएस में क्या बोला जाता है, सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम में इसको बोला जाता है अर्ग, ERG। ठीक, अब आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये बताइए स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान होना चाहिए, सीधे सीधे सवाल आते रहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए सर क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ठीक, अब आइए रेडिएशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब हीट ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होना, उष्मा ट्रांसफर होता है, कितने टाइप के होते हैं सर। हीट ट्रांसफर जो होता है, हीट ट्रांसफर ये होता है 3 टाइप का। पहला होता है कंडक्शन, सब ध्यान से लिखते जाइएगा, संवहन। ठीक, दूसरा होता है रेडिएशन, विकिरण, और तीसरा होता है कन्वेक्शन। अब एक चीज देखिए, जो कंडक्शन होता है वो कहाँ होता है। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये किस में होता है, सॉलिड में होता है। रेडिएशन किस में होता है, तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसमें क्या होता है रेडिएशन। जैसे सनलाइट नाम सुना होगा सनलाइट तो आपने देखा भी है। ठीक है, सनलाइट जो है वो क्या है, एक ईएम वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू आती है। रेडिएशन वो होते हैं जो सॉलिड लिक्विड गैस में भी जा सकते हैं, इसके अलावा कोई मीडियम के बिना भी चल सकते हैं। यानी अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो वैक्यूम में भी ये चलते हैं। ये बात याद रखिएगा, तभी तो सनलाइट आ जाती है हमारे पास, जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी सनलाइट चलती है। इसके बाद है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, ये होता है लिक्विड में, और दूसरा होता है गैस, इसमें होता है ये। चलिए सर, इतनी बात तो सर क्लियर हो गई, आगे कुछ और बता दीजिए। आगे एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आ जाएंगे। सोलर कांस्टेंट क्या होता है। सोलर कांस्टेंट, ये सवाल अभी बिहार पीसीएस हुआ था 10 दिन पहले, जो पेपर लीक हो रहा है, 3 4 दिन 5 दिन हुआ, इसमें सवाल पूछा था सोलर कांस्टेंट क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले वैल्यू लिखते हैं 1370 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई का एरिया में जो भी सन की रेज आती हैं, इसको सोलर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई की एरिया में जो सन की रेज आती हैं वो 1370 वाट के आसपास होती हैं, इसको सोलर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला करंट अफेयर्स का सवाल है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकुन को दिया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आइए चिकित्सा का क्षेत्र आ गया, नोबेल प्राइज के बारे में जानना चाहिए। नोबेल प्राइज की जो शुरुआत हुई थी, नोबेल प्राइज जो था, इसकी शुरुआत जो है 1895 में हुई थी। दिया पहली बार कब गया था, 1901 में गया था। नोबेल जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे पड़ा है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल का नाम पड़ा है। चलिए सर, ये भी क्लियर हो गया। अल्फ्रेड नोबेल कौन था, तो अल्फ्रेड नोबेल जो है वो डायनामाइट के खोजकर्ता थे। डायनामाइट के खोजकर्ता कौन थे, डायनामाइट की स्पेलिंग सही करो, डायनामाइट,
डायनामाइट के खोजकर्ता कौन थे बताओ? MITE भी लिख सकते हैं, MYTE भी लिख सकते हैं, इसको MITE कर लीजिए। डायनामाइट, डायनामाइट की खोज करता था। डायनामाइट वही होता है जो पहाड़ तोड़ने का काम आता है, मेट्रो बनती है वहां भी यूज किया जाता है, बम जैसा। ठीक है, अब आते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, उस क्षेत्र का नाम लिखेंगे और सीधे सीधे उन लोगों का नाम लिख लेंगे जो जरूरी है। सबसे पहली बात बताइए भाई, चिकित्सा। चिकित्सा को मेडिसिन भी बोला जाता है और फिजियोलॉजी भी बोला जाता है। फिजियोलॉजी क्लियर हो गया आपको? विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया है, गैरी रोकुन को दिया गया है। इसके अलावा जब फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स इज डिफरेंट, फिजियोलॉजी इज डिफरेंट। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है होपफील्ड को एंड हिंटन को दिया गया है। ठीक, जैसे न्यूटन, न्यूटन फिजिक्स के क्या थे? फादर। तो न्यूटन, टन टन हिंटन, हिंटन याद रखिएगा। न्यूटन के आने से फिजिक्स में होप जगी, यानी हिंटन होपफील्ड। ठीक है, जहां भी फील्ड और टन आएगा वो किससे रिलेटेड होगा? फिजिक्स से रिलेटेड होगा। ये बात आप याद रखेंगे, एग्जाम में आएगा, क्लिक कर जाएगा। अगला है लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में किसको दिया जाता है? तो लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है हान कांग को दिया गया है। हान कांग को दिया गया है। हान कांग कौन है? तो ये साउथ कोरियन राइटर है, साउथ कोरियन राइटर। इनको दिया गया है लिटरेचर के क्षेत्र में। केमिस्ट्री के क्षेत्र की बात करिए, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में दिया गया है डेविड बेकर या बाकर। डेविड बाकर को दिया गया है, हेसबिस को दिया गया है, हेसबिस को दिया गया है और जंपर को दिया गया है। ठीक, यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में याद रखना है बाकर हेसबिस जंपर। बाकर हेसबिस जंपर केमिस्ट्री, बाकर हेसबिस जंपर केमिस्ट्री, बाकर हेसबिस जंपर केमिस्ट्री। अब बार बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। फिल्टन हिंटन न्यूटन। ठीक, हिंटन होपफील्ड फिजिक्स। वाओ ठीक है, चलिए अगला है पीस। पीस के क्षेत्र में किसको दिया गया? शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तो एक नाम याद रखिएगा, जापान का ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदानक्यो। हिदानक्यो, ये क्या है? एक जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, जापान का इंस्टीट्यूशन है। इसको दिया गया है पीस के क्षेत्र में। सर इकोनॉमिक्स का बच गया, इकोनॉमिक्स बता दीजिए। बहुत आसान है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको दिया गया है? तीन व्यक्ति हैं जिसको दिया गया है, अभी नाम 2 मिनट में याद हो जाएगा। वो तीन व्यक्ति कौन कौन है? पहला बात डैरोन, डैरोन ओ एन आया। चलिए, जॉनसन, जॉनसन सन ओ एन आया। रॉबिन्सन, रॉबिन्सन ओ एन आया। सन सन ओ एन, ओ एन ओ एन ओ एन, इकोनॉमिक्स। ठीक, याद रहेगा, इकोनॉमिक्स हो गया। पूछा जाता है, बताइए पहले नोबेल विनर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट नोबेल विनर ऑफ इंडिया, नोबेल प्राइज, पहले भारत के जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो कौन थे? विनर कौन था? बताइए, इसका सही आंसर कौन बताएगा? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। ये रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने राष्ट्रगान यानी जन गण मन लिखा है। इनकी एक किताब थी गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए इनको क्या दिया गया है? नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। पहले व्यक्ति इंडियन थे जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इस सवाल पे आने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। एक 5 ईयर प्लान का नाम सुना होगा, FYP, 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो जो 5 ईयर प्लान है वो कब शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो 5 ईयर प्लान था वो प्लानिंग कमीशन ने शुरू किया था। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। और ये प्लानिंग कमीशन वही है जिसको 2015 में क्या कर दिया गया था? 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग, ये बात भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नीति आयोग इसका नाम हो गया था। ठीक है, अब नीति आयोग जो है, अब नीति आयोग से एक दो बात याद रखना है कि नीति आयोग के 3 डॉक्यूमेंट आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, यकीन मानिए सब सवाल छपते हैं। 3 डॉक्यूमेंट आते हैं नीति आयोग के, बताइए उसका क्या नाम है? पहले का नाम होता है 3 ईयर एक्शन एजेंडा। 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 3 ईयर एक्शन एजेंडा जो होता है वो नीति आयोग का पहला डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या है? 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी। 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी। तीसरा बता दीजिए सर। तीसरा जो होता है वो 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। 15 ईयर विजन
डॉक्यूमेंट, कल को एग्जाम में सवाल बन जाएगा आपसे, बताइए इसमें से नीति आयोग का कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप पंखा फिर देखेंगे। तो पंखा ना देखना पड़े इसके लिए आपको रेडी रहना है। इसमें बताइए तीन नाम कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा आपके पास क्या, पहला हो जाएगा 3 ईयर एक्शन एजेंडा, दूसरा हो जाएगा 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, और चौथा तीसरा हो जाएगा 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट। करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ाया था विजन क्या होता है, विजन के बारे में आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताएंगे। ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने सबसे पहली बार पहला FYP शुरू किया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। ये था 1951 से लेकर 56 तक। इतनी बात क्लियर हो गई। 1951 से 56 के साथ हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। और ये पूछा जाता है कि पहला 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था, तो वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित क्या था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आधारित था। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है एग्रेरियन सेक्टर पे जोर दिया गया था, यानी कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा जोर दिया गया था। एग्रेरियन सेक्टर पे जोर दिया गया था, एग्रेरियन सेक्टर पे इसमें जोर दिया गया था। तीसरी बात बताइए क्या हुआ था, यहाँ पे डैम्स ज़्यादा बनाए गए थे, यानी बांध बनाए गए थे। ठीक है। इरिगेशन अच्छा किया गया था। ये सब बात याद रखिएगा, कृषि से रिलेटेड है। इसके अलावा और क्या किया गया था यहाँ पे, अब वही डैम जब बना था तो भाखड़ा नांगल डैम, बताइए किस नदी पे है, भाखड़ा, याद करिए, भाखड़ा नांगल डैम, ये किस नदी पर है, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। ठीक है। क्या महानदी पर है, क्या गंगा नदी पर है, कहाँ पर है। ठीक है। अब आता है कि बताइए सेकेंड 5 ईयर प्लान में सर क्या हुआ था। तो 1 मिनट लेते हैं, सारे 5 ईयर प्लान को आराम से समझ लेते हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल कौन सा था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। 1 मिनट मैं पेज ऐड कर लूँ फिर आपको बता देता हूँ। चलिए, थोड़ा कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो क्या था, सबसे पहली बात इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है। औद्योगिकरण पे जोर दिया गया था, इस पे आपको ध्यान रखना है। दूसरे में ये किस मॉडल पे आधारित था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, पीसी महालनोबिस मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। कब से कब तक था, तो बताइए 1956 से लेकर 61 तक था। ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान बता दीजिए सर, जैसे एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान जो कहाँ से कब तक शुरू हुआ था, बताइए। 61 से कब तक था, 1961 से लेकर 66 तक था। अब आइए इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में समझते हैं। इसमें जो है एग्रीकल्चर पे फिर जोर दिया गया था, और गेहूं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। यहीं पे हरित क्रांति वगैरह की शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप देख रहे हैं ये समय कब का है, 1961-66 का है। 1962 में क्या हुआ था, चाइना से लड़ाई। 1965 में किससे हुआ था, पाकिस्तान से लड़ाई। यानी हम चल रहे थे वॉर के एरिया में, वॉर के क्षेत्र में थे, दुनिया लड़ रही थी, हम देख रहे थे, हम लड़ रहे थे। ठीक है। तो इंडो सीनो वॉर हुआ था, इंडो सीनो वॉर। सीनो मतलब होता है चाइना, इंडो सीनो वॉर। दूसरा क्या हुआ था, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था। इन तीनों की वजह से, ये वॉर की वजह से हमें नुकसान बहुत हुआ था। उसके बाद हमने सोचा कि हम अब इस बार 5 ईयर प्लान नहीं लाएंगे, हम लाएंगे प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे लाएंगे। प्लान हॉलीडे में हम क्या करेंगे, हम एक एक साल का प्लान करेंगे। तो पहला प्लान बना 1966 से 67 तक का, दूसरा बना 67 से 68 तक का, तीसरा बना 68 से 69 तक का। ठीक। तो ये बना प्लान हॉलीडे में। तो क्यों बना ये प्लान हॉलीडे, क्योंकि हमारा कंडीशन उस समय बहुत ख़राब था। नेक्स्ट आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है। तो फोर्थ में क्या होता है, जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं इसको। फोर्थ 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना, ये कब हुआ था, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समय हुआ था। दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है, ये गाडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड था, गाडगिल फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ, माधव गाडगिल कमेटी किससे रिलेटेड है, माधव गाडगिल कमेटी जो है वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, जिसको नहीं पता होगा लिख लीजिएगा। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेके 74 तक चला था, ये क्लियर होना चाहिए। इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या किया था बताओ, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया था 14 बैंकों का, नेशनलाइज कर दिया 14 बैंक्स। ये बस इतना याद रखना है। फिर आ जाइए फिफ्थ 5 ईयर प्लान पे, जल्दी जल्दी एक एक मिनट लेंगे। फिफ्थ FYP,
फिफ्थ फाइव प्लान में क्या हुआ था, ये चला था 1974 से 78 तक, 4 साल ही चल पाया था। अभी समझते हैं क्यों चल पाया था 4 साल। आइए, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दूसरा, इनमें और क्या आया था, इसमें आया था MNP। MNP, MNP क्या होता है सर, जल्दी बताइए। MNP क्या होता है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम, ये सब इंदिरा गांधी के समय चल रहा है। नीड्स प्रोग्राम, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो है वो किसने प्रिपेयर किया था, एग्जाम में सवाल आया था एक बार। प्रिपेयर किया गया था, प्रिपेयर्ड बाय डीपी धर। डीपी धर ने इसको क्या किया था, प्रिपेयर किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम की स्थापना की गई थी। इसी में इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम की स्थापना की गई थी। इतनी बात 5 ईयर प्लान में आपको याद होना चाहिए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट आता है, और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के आने के बाद क्या करते हैं, रिजेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं प्लान। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने इस प्लान को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद नया प्लान आता है, और नए प्लान को रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। सर रोलिंग प्लान क्या होता है, रोलिंग प्लान जो है वो 1978 से लेके 80 के बीच चला था। एक मिनट, एक पेज और ऐड कर लेते हैं। 1978 से 80 के बीच चला था कौन सा, रोलिंग प्लान। उसके बाद चलता है सिक्स्थ 5 ईयर प्लान। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान, बस 2 मिनट और। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में क्या होगा, 1980 से लेके 85 के बीच चला था। इसमें फैमिली प्लानिंग करी गई थी, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। ठीक है, और इसी समय 1982 में क्या किया गया था, बताइए, जल्दी बताइए, बैंकिंग वाले फटाफट बताएंगे। 12 जुलाई 1982 को क्या किया गया था, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना की गई थी, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे की गई थी, बी शिवरमन, बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सर नाबार्ड का फुल फॉर्म भी बता दीजिए साथ साथ में। तो सर हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। तो इतनी बात आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं 7th 5 ईयर प्लान पे, बस एक एक लाइन और। 7th FYP, 7th 5 ईयर प्लान में क्या किया गया था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, टेक्नोलॉजी को लाया गया था इसमें, कंप्यूटर वगैरह इसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, 1985 से लेकर 90 के बीच चला था। ठीक है, तो राजीव गांधी की गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, सबसे पहले कंप्यूटर इसी समय आया था इंडिया में, और ये सब बात आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आता है एनुअल प्लान। ठीक, 7th 5 ईयर प्लान के बाद क्या आया, एनुअल प्लान। एनुअल प्लान, एनुअल प्लान में क्या होता है, 1990 से 92 के बीच चलता है। और ये 1992 में बताओ क्या हुआ था, 1992 जब हम खाने के लिए मजबूर हो चुके थे, 15 दिन का फॉरेक्स बचा था, तो हमने LPG रिफॉर्म किया था। एल मतलब होता है लिबरलाइजेशन, जिसको याद है नोट्स बन जाएगा, मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लीजिएगा 1 डेज का टेलीग्राम। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन। और जी मतलब क्या होता है सर, ग्लोबलाइजेशन। हमने प्राइवेट करना शुरू किया, ग्लोबलाइज करना शुरू किया, ये 1992 में हुआ था। उस समय के दिन प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, जिनको क्या दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है, PV नरसिम्हा राव। और उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ये सब बात आपको क्लियर होना चाहिए, अगर इतना क्लियर है एग्जाम आपका है। ठीक, उसके बाद आता है 8th 5 ईयर प्लान। 8th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, ये चला था 1992 से लेकर 97 तक, 97 तक। इसमें रैपिड ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जोर दिया गया था।
रैपिड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ तेज होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है, ठीक है, ये क्या था सेवेंथ के बाद, ओके, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये नाइन्थ 5 ईयर प्लान है। ठीक, एट्थ में क्या हुआ था, 2 मिनट लगेगा, 1 मिनट और रुक जाइए। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से, अरे यार, ये एट्थ है यार। ठीक, ये नाइन्थ है। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक था, और ये रैपिड ग्रोथ जो था वो इसका है। ठीक, एट्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, इसको लिख लीजिए, इंडस्ट्री पे जोर दिया गया था, इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था। एट्थ 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, इंडिया WTO का मेंबर बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। कब बना था, तो 1 जनवरी 1995 को इंडिया मेंबर बन गया। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में रैपिड ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बात हुई थी। उसके बाद आता है टेंथ 5 ईयर प्लान, बस एक और, टेंथ FYP। टेंथ 5 ईयर प्लान कब आया था, 2002 से 7 तक आया था। इसमें क्या हुआ था, इसमें इनइक्वालिटी को कम करना था, असमानता को कम करने की बात हुई थी। आप बताएंगे कौन सा ऐसा इकोनॉमी का ग्राफ है जो इनइक्वालिटी को कम करने की बात करता है या इनइक्वालिटी के बारे में कुछ बताता है। उसके बाद आया था 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो ये था 2007 से लेके 12 तक। इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ और क्लीन ड्रिंकिंग, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो क्लीन होना चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पे बात हुई थी 11th 5 ईयर प्लान में। उसके बाद आया था 12th 5 ईयर प्लान, वन ऑफ द सबसे लास्ट ये था। 12th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था, ये 2012 से लेके 17 तक था। और इसमें क्या किया गया था, इसमें बताइए इसका थीम क्या रखा गया था, ये आप बताएंगे। क्या इसका थीम ये था, मैं लिख रहा हूँ, फास्टर, मोर इंक्लूसिव, बताइएगा आप हाँ या ना, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, ये थीम था इसका, लिख लीजिएगा। ठीक, फोर्थ 12th 5 ईयर प्लान जो 2012 से 15 तक ही चला, और 15 में कौन आ जाता है, नीति आयोग आ जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है ये सब बात आपको याद होना चाहिए। ठीक, आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, सर बताइए भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, इसका सही आंसर कौन बताएगा। पढ़ लीजिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में पूछा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर कब बना था और कितने किलोमीटर का है, और बॉर्डर और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी कितने किलोमीटर है, एक्सप्रेस वे कितने किलोमीटर है, और इंटर कॉरिडोर एंड फीडर रोड, अंतर गलियारा और फीडर सड़क कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा A1 B2 C3, सब सीधा सीधा है। ठीक, ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम अपने काम की बात कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन के अलावा आपको ज़िंदगी में क्या याद होना चाहिए, हम उसकी भी बात करेंगे। चलिए, आप बता दीजिए, जो नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे तो दुनिया को पता है, नेशनल वाटरवे, नेशनल वाटरवे, NW का मतलब होता है नेशनल वाटर वे। ठीक, अब आपका, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि नेशनल वाटर वे 1 कहाँ से कहाँ तक है, बताइए। ये हल्दिया से लेके इलाहाबाद तक है, यानी इलाहाबाद टू हल्दिया। हल्दिया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। इलाहाबाद कहाँ है, यूपी में है। इतनी बात याद रखिएगा। ये किस किस राज्य से कनेक्ट होता है, एग्जाम में अगर सवाल ऐसा बन जाए तो आप क्या करेंगे, पहला आप लिखेंगे यूपी, दूसरा लिखेंगे बिहार, तीसरा लिखेंगे झारखंड, और चौथा लिखेंगे वेस्ट बंगाल। अगर मैं कह रहा हूँ तो ये सवाल बनेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरे पे आ जाइए, नेशनल वाटरवे 2 की बात कर लेते हैं। नेशनल वाटरवे 2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, डुबरी से लेकर सदिया तक है। डुबरी से कहाँ तक है, सदिया तक है। ये किस नदी पर है, ये तो गंगा नदी पर है। नेशनल वाटरवे वे 1 गंगा रिवर पर है। ये किस पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा बताइए आप, ये कहाँ है, किस स्टेट में है, तो ये असम में, असम याद रखिएगा। तीसरा है क्या, सर तीसरा है आपके पास नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 3। 3 कहाँ से कहाँ तक है, कोट्टायम टू केरल, या केरल में ही ये भी पड़ता है, तो आप ऐसे लिखिए कोट्टायम टू कोल्लम। ठीक, कहाँ कहाँ तक, केरला में। इतनी बात याद हो गई। चलिए एक सवाल और,
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। एग्जाम के क्वेश्चन ले लो गाइस, सब छपेंगे। ठीक, तो दुनिया को भी बता दीजिएगा कि सब क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, तो इसको याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। किस किस चतुर्भुज मतलब चार, चार मतलब क्या? चार मतलब चार शहर। अब बताइए चार शहर में कौन कौन आएगा? दिल्ली, दूसरा कौन आएगा? मुंबई, तीसरा कौन आएगा? चेन्नई, चौथा कौन आएगा? कोलकाता। ये चार शहर आएंगे, तो याद रखिएगा इसको, चार शहर का नाम। ठीक है, टोटल पूछा जाता है कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इसकी टोटल लंबाई सड़क की कितनी है? ये चार शहर को कनेक्ट करता है, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, कोलकाता को। ठीक है, अब ये लिख लीजिए 5,846 किलोमीटर की ये जो है क्या है? सड़क है। इतनी बात याद हो गई। अब आता है कि सर बताइए सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? भारतमाला तो हो गया, भारतमाला आपने कर लिया, सर सागरमाला बता दीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सागरमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है? देखिए सागरमाला जो प्रोजेक्ट है वो क्या है? तो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो पोर्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, बंदरगाह को डेवलप करने के लिए। पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा प्रोजेक्ट है? सागरमाला प्रोजेक्ट है। किसके, किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, जहाज रानी मंत्री पे काम करता है। कि कितने टाइप के पोर्ट हैं? इंडिया में 13 पोर्ट हैं। आप 13 पोर्ट का नाम याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल पूछा जा रहा है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हर्ष जो है, हर्ष के बारे में कुछ है। सॉरी, हर्ष के बारे में, हर्ष के कोर्ट में ध्रुवसेन द्वितीय अटेंडेड हर्ष का कोर्ट एट प्रयाग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स, कौन सा था? बताइए। किस विदेश यात्री के अनुसार ध्रुवसेन द्वितीय प्रयागराज में हर्ष की सभा में शामिल हुए? कौन सा ऐसा यात्री था जो लिखा था ध्रुवसेन के बारे में? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, सोच के बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ भाई, इसका सही आंसर होगा वेनसोंग। वेनसोंग बताए थे कि जो ध्रुवसेन द्वितीय हैं वो किसके, हर्ष के सभा में शामिल हुए थे। अब एक चीज बताइए, जब हर्ष की बात आई है, हर्षवर्धन, वर्धन डायनेस्टी का नाम सुना होगा। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बताइएगा। राजा हर्ष एक बहुत बड़ा लेखक था, इसने तीन कौन कौन सी किताब लिखी थी? पहला, दूसरा, तीसरा। तो जल्दी बताइएगा, राजा हर्ष ने तीन कौन सी किताब लिखी थी? क्या नागानंद लिखी थी? हाँ सर। क्या रत्नावली लिखी थी? यस सर, ऑब्वियसली, ये तो हमें याद है। तीसरा क्या लिखी थी बताओ? प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, अब आइए, हर्ष के कोर्ट पोएट थे जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट, बाणभट्ट की किताब का नाम बता दीजिए। कादम्बरी, और दूसरे का क्या नाम है? हर्ष चरित, हर्ष चरित। अब यहाँ हर्ष नाम आया है, इसका मतलब हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। ठीक है, हर्ष चरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखा है। फाहियान की किताब और ह्वेनसांग की किताब का कौन नाम बताएगा? फाहियान की किताब का क्या नाम है? तो फो क्यों की, याद रखिएगा, फो क्यों की, ये फाहियान की किताब का नाम है। और ह्वेनसांग की किताब का क्या नाम है? सु यू की, ये ह्वेनसांग की किताब का नाम है। फाहियान किसके समय पर भारत आया था? फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय जो है वो भारत आया था। इतनी बात आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बातें और कर लेते हैं। जब इलाहाबाद की बात आई है तो यहाँ आपको याद होना चाहिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जिसको प्रयाग प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, इलाहाबाद अभिलेख बोला जाता है। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल की बात हो रही है। अब बताइए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो किसने लिखा था? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को लिखने वाले हैं हमारे कौन?
हरिशेन जी, हरिशेन हरिशेन जी ने लिखा था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन यानी प्रयाग प्रशस्ति। अब बताइए ये किसके बारे में लिखा था? तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्त वही है जो जिसको क्या बोला गया है? नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। अच्छा, नेपोलियन ऑफ इंडिया सर बोला कौन था? तो विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने बोला था। भारत के नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है। चलिए कुछ और इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं, अभिलेख की बात करते हैं। एक अभिलेख आता है आपके एग्जाम में कि गौतमी बालाश्री, गौतमी बालाश्री का नासिक अभिलेख, नासिक इंस्क्रिप्शन, गौतमी बालाश्री का नासिक इंस्क्रिप्शन। अब बताइए नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वो क्या है और गौतमी बालाश्री कौन है? अगर आपने नाम सुना होगा जीपीएस का, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस डायनेस्टी का था बताओ? सातवाहन। ठीक है, सातवाहना का है, सातवाहन का है। और गौतमी बालाश्री इनकी माता का नाम था, तो इसलिए गौतमी पुत्र बोला जाता है क्योंकि मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मदर का नाम आगे रखा जाता था। तो इन्होंने नासिक इंस्क्रिप्शन लिखा है गौतमी बालाश्री, जो जीपीएस के बारे में बताता है। ओके सर, ठीक है। एक और बता दीजिए, हाथी गुम्फा कहाँ है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा अभिलेख। सबसे पहली बात ये बताइए किसका है? तो खारवेल का है, खारवेल का है। खारवेल कौन था सर? खारवेल थे कलिंग के राजा, किंग ऑफ कलिंग। कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल थे। ठीक है। और जो खारवेल था वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी बताओ, किस डायनेस्टी से खारवेल बिलोंग करता था? महामेघवर्धन डायनेस्टी। हिंदी में लिख देता हूं, महामेघ वाहन वंश, इससे बिलोंग करता था खारवेल। अच्छा ये बताइए, जो खारवेल है वो कहाँ पे, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या देंगे आप? ये उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में ही है ना। तो ये बात तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है सर। अब आता है लास्ट, पूछा जाए आपसे, एहोल इंस्क्रिप्शन क्या है? एहोल इंस्क्रिप्शन, एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शन क्या है बताइए? सबसे पहली बात, एहोल पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है कर्नाटक में। दूसरी बात, किसने लिखा है इसको? तो रवि कीर्ति ने लिखा है। रवि कीर्ति ने लिखा है एहोल इंस्क्रिप्शन। किसको, किसके बारे में लिखा है? तो इसमें प्रशंसा की गई है किसकी? चालुक्य एक राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन द्वितीय की चर्चा हुई है। पुलकेशिन किस वंश से थे? तो चालुक्य डायनेस्टी, याद रखिएगा, चालुक्य डायनेस्टी। मुझे लगता है आप सब कुछ लिख रहे होंगे, और जो टिक के बैठ, जो बेड पे सो रहे हैं ना, प्लीज थोड़ा उठ जाइए सर, लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए, मैं भी लिख रहा हूँ, याद रहेगा, काम आएगा आपको। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए, पढ़िए और आंसर दीजिए। चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग के अंतर्गत निहित किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? रेलवे स्टेशन वाली भाषा। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्यों? देखिए, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन शैल बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, ये कहाँ लिखा गया है? तो ये आर्टिकल 324 में लिखा गया है। दूसरी बात, पार्लियामेंट्री पावर टू मेक प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, ये लिखा गया है आर्टिकल 329 में। और प्रोहिबिशन ऑन इंटरफेरेंस ऑफ बाय कोर्ट इन इलेक्शन मैटर, ये लिखा गया है आर्टिकल, बताओ वो कौन सा आर्टिकल? सॉरी सॉरी सॉरी, ये ये हो जाएगा इसका 327, और इसका क्या हो जाएगा? 329। ठीक है। अब आइए समझते हैं। पहले दो तीन बात यहाँ ध्यान रखने की है। इसमें जो तीन लाइन लिखे हैं, तीन सवाल हैं, ऐसे नहीं कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ। तीन लाइन जो है वो क्या है? तीन सवाल हैं। तो सबसे पहले आप तीन सवाल का नाम बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग के अंतर्गत कहाँ पर किया गया है? आर्टिकल 324 में किया गया है।
ठीक है। अब एक बात बताइए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग, वो किस पार्ट में है? तो पार्ट 15, एक्स वी मतलब 15, पार्ट 15 में लिखा गया है। और आर्टिकल इसके लिए लिखा गया है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ये 5 आर्टिकल इसमें दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको ये चीज़ लिख लेना है और याद कर लेना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 324 में लिखा है। बिल्कुल ठीक बात है। और बाकी सारी चीजें सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। और इसके साथ आप ये चीज याद रखिएगा। अब आर्टिकल की बात आई है तो कुछ आर्टिकल जब तक रिवाइज ना हो तब तक मजा ना आए। इस सेशन की खासियत ही यही है कि आपको रिवाइज करना है। चलिए, आप बताइए, हमारे दादाजी, दादाजी का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में आते हैं सर? तो ये है आर्टिकल 52 में। बूढ़े हो चुके हैं, ओके ठीक है, सॉरी। अब आता है कि दादाजी का जो पार्डनिंग पावर है वो किसमें है? पार्डनिंग पावर, क्षमादान शक्ति, वो है आर्टिकल 72 में। कितने टाइप के पार्डनिंग पावर दिए गए हैं? 5। बताइए कौन कौन से? पहला दिया गया है पार्डन, क्षमा। दूसरा दिया गया है कम्यूटेशन। तीसरा क्या दिया गया है? रिमीशन। चौथा क्या दिया गया है? रिप्राइव। और पांचवा क्या दिया गया है? रिस्पाइट। ठीक है, ये सब याद रखना है। इसके अलावा सर बताइए, पार्लियामेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है? संसद के लिए। तो पार्लियामेंट के लिए आपका आर्टिकल है 79। राज्यसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो राज्यसभा के लिए आपके पास आर्टिकल है 80। लोकसभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? लोकसभा के लिए आर्टिकल है 81। याद करने का तरीका क्या होगा? स र ल याद कर सकते हैं। स मतलब संसद, र मतलब राज्यसभा, एल मतलब लोकसभा। 79, 80, 81, कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहले राज्यसभा फिर लोकसभा, ठीक है सर। अब एक बात बताइए, प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ गए? दादाजी को तो पढ़ लिए, वो चाचा जी कहाँ गए? तो वो 75 से 78 के बीच, इनफैक्ट 74 से 78 के बीच में कौन आता है? तो पीएम आता है, ठीक। एंड इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। मंत्री परिषद की बात हो रही है। अब एक बात बताइए, 15% से ज़्यादा लोकसभा का कौन नहीं हो सकता? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। ये कब बताया गया था? शायद 91वां संविधान संशोधन था। हाँ, बताइए, या 62वां था, या फिर नन ऑफ दीज। आंसर बताइए कि लोकसभा का कितना परसेंट मंत्री परिषद में आ सकता है, ये कब बताया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर आप देंगे। उसके बाद आइए, आर्टिकल पे हम बात कर रहे थे, और आर्टिकल की बात करिए। जैसे सर आर्टिकल 108, सॉरी, आर्टिकल 108 किसकी बात करता है? ये बात करता है ज्वाइंट सीटिंग की। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए तो ज्वाइंट सीटिंग कौन बुला सकता है? दादाजी बुला सकते हैं। उसके बाद आता है बजट। बजट के बारे में कहाँ लिखा गया है? बजट शब्द नहीं मेंशन किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करी गई है। तो बजट शब्द जो है वो कहाँ पे है? नहीं मेंशन है। बजट के बारे में कहाँ है? आर्टिकल 112 में है। इसके बाद बताइए सर, और आर्टिकल बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको पूछा जाए आर्टिकल 124, तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो संजीव खन्ना है, संजीव खन्ना। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाए, बताइए 124 हो गया, 214 क्या है? तो 214 सर हाई कोर्ट के बारे में है। अब बताइए सर, 124 से पहले 123 आता है, तो 123 किसका है? तो प्रेसिडेंट का, यानी दादाजी का अध्यादेश शक्ति है। उनको शक्ति दी गई है कि वो कोई कानून बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस ऑफ दादाजी, यानी प्रेसिडेंट। ठीक है सर। आर्टिकल 213 क्या है? 123 और 213, 213 जो है वो ऑर्डिनेंस है, किसका? ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस ऑफ चाचा जी, गवर्नर चाचा जी हैं गवर्नर। ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाए, बताइए फाइनेंस कमीशन एंड वित्त आयोग किस में है? फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन लिखा है आर्टिकल 280 में। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये बात आपको याद होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है? मूल अधिकार, मूल अधिकार है 12 से 35 तक। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? तो डीपीएसपी है 36 से 51 तक। ये बात याद रखिएगा। अब फंडामेंटल ड्यूटी, यानी मूल कर्तव्य की अगर बात करें, तो ये लिखा गया है 51 ए में। और ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए होमवर्क एक दे रहा हूं, नचिकेत मोर कमेटी किससे रिलेटेड है?
नचिकेत मोर कमेटी जो है वो किससे रिलेटेड है, आप भी खोजिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपके पास सामने कुछ केमिकल कंपाउंड दिया गया है, कुछ स्पीसीज दी गई हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या है। क्या कर्फ्यूमिनाइट्स जो है, सॉरी कर्फ्यूमिनाइट्स इसमें लिखा है, कर्क्यूमिनाइट्स होता है, कर्क्यूमिन, कर्क्यूमिनाइट्स जो है वो कहाँ से आता है, तो कर्क्यूमिन अगर आपको बात याद है तो आप बता सकते हैं वो किसका है, कर्क्यूमिन जो है वो किस में पाया जाता है। हम्म देखिए कर्क्यूमिन जहां भी आएगा वो हल्दी से रिलेटेड होगा, यानी पहले का तीन। चलिए तीन कहाँ गया, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये दोनों तो गायब हो गए। ऐसे सॉल्व करिए। अब आता है 1,8 सिनियोल। 1,8 सिनियोल क्या होता है, सिनियोल कार्डेमम से याद रखिएगा, कार्डेमम इलायची। 3,1 दोनों में है, अब बहुत अच्छी बात है। यूजिनॉल किसका होता है, यूजिनॉल जो है वो किसका होता है, तो यूजिनॉल जो होता है क्लोव से याद रखिएगा, लौंग का होता है। और पिपेरिन क्या होता है, काली मिर्च का होता है, ये तो आसान था। पिपेरिन काली मिर्च का होता है, तो 3,1,4,2 इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए कर्क्यूमिनाइट्स किसका होता है, लिख लीजिए, हल्दी का होता है। 1,8 सीनियोल किसका होता है, कार्डेमम का होता है, कार्डेमम क्या होता है, इलायची। 1,8 सॉरी यूजिनॉल किसका होता है, तो यूजिनॉल जो है वो आपका आता है लौंग का। और उसके बाद आता है पिपेरिन, पिपेरिन किसका आता है, तो पिपेरिन आता है आपका काली मिर्च का। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स जो फलों में पाए जाते हैं, जैसे कल को आपसे सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि एप्पल में सर क्या पाया जाता है, एप्पल में क्या पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर मैलिक एसिड। मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है। अगर पूछा जाए बताइए खट्टे फल जैसे संतरा है, जैसे मौसमी है, इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में, नींबू भी इसमें आ जाता है, सिट्रस फ्रूट, ठीक है। नींबू भी याद रखिएगा, लेमन, ठीक। अब पूछा जाए लेमन तो ठीक है, आंवला, आंवला में क्या पाया जाता है, तो आंवला में सिट्रिक तो पाया जाता है, लेकिन सिट्रिक से ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ पाया जाता है जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी के नाम से जाना जाता है किसको, एस्कॉर्बिक एसिड को, ठीक है। आइए इमली में क्या पाया जाता है सर, ये भी बता दीजिए। टैमरिंड, टैमरिंड को बोला जाता है इमली, और इमली में पाया जाता है, जिसको नहीं पता इंग्लिश भी साथ साथ रेडी करते जाइए, टैमरिंड में पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। टी मतलब टैमरिंड, टार्टेरिक, टार्टेरिक, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। सर एक बात बताइए, ये टमाटर जो है इसमें क्या पाया जाता है, ये भी खट्टा होता है। टोमेटो में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है सर। विनेगर, सिरका, ये तो भूल ही गए। विनेगर में क्या पाया जाता है सर, बॉस, गुरु, बताइए। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। विनेगर खा लो गाइस, एसिटिक एसिड ले लो, ठीक। सर दही में और दूध में बता दीजिए, मिल्क में या कर्ड में बताइए क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये सारे एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ आपको ये सवाल, चार ये सवाल, और पाँच छः, चार ये हो गए, पाँच छः सात आठ नौ 10 11, एक सवाल से 11 चीज़ें थी, मतलब ये सेशन 1,000 सवाल हो जाएंगे आपको एक सेशन खत्म होते होते। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल जाएंगे, हर सवाल के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात दिमाग में जो आता है उसको लिखा जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए जो गैस है, गैस को लिक्विफाइड बनाना है या लिक्विड बनाना है, इसको बोला जाता है, प्रोसेस का नाम होता है लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। लिक्विफेक्शन ऑफ गैस के लिए कौन सा कारक इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए, कंडीशन कैसी देनी चाहिए। अभी बिहार पीसीएस का सवाल हुआ था, इसमें भी आया था, सीजीएल मेंस में भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसके लिए लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। कैसे, इसको समझाता हूँ। देखिए बर्फ है, आइस को पानी बनाना है तो क्या करना होता है, टेम्परेचर बढ़ाना होता है। पानी को वेपर बनाना है तो टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो यानी वेपर को पानी बनाना है तो टेम्परेचर को घटाना होगा कि नहीं होगा, बस टेम्परेचर घट गया। और प्रेशर को बढ़ाना होगा, ठीक, हाई प्रेशर, तब ये क्या बन जाएगा सर, ये पानी बन जाएगा, वाष्प से पानी बन जाएगा। चलिए लिक्विफेक्शन ऑफ गैस सर क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच, क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, आयरन ओर, आयरन के कौन कौन से ओर हैं, लोहे के ओर कौन कौन से हैं। जैसे एग्जाम में एक सवाल आया था कि जो लिमोनाइट है, लिमोनाइट जो है वो किसका ओर है, तो लिमोनाइट क्या आंसर देंगे आप, तो हेमाटाइट हो, हेमाटाइट हो, दूसरा है मैग्नेटाइट हो,
तीसरा लिमोनाइट हो और चौथा सीडेराइट हो। ये चार और किसके हैं? ये चार और जो हैं, ये चार और जो हैं आयरन के हैं। आयरन जो है वो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो ये चार और किसके होते हैं? आयरन के होते हैं। चलिए, अगर पूछा जाए सर बताइए सिनेबार किसका और होता है? सिनेबार, सिनेबार जो है वो मरकरी का और होता है। मरकरी का और क्या होता है? सिनेबार। और मरकरी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Hg से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात बताइए सर, बॉक्साइट किसका और होता है? बॉक्साइट तो दुनिया को पता है, लेकिन बॉक्साइट के अलावा आपसे पूछा जाता है कोरंडम किसका यूज और होता है? कोरंडम। जो दुनिया को पता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, जो दुनिया को नहीं पता है वो भी आपको पता होना चाहिए। बॉक्साइट हो या कोरंडम हो, ये दोनों और किसका होता है? तो ये दोनों होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का और क्या होता है? बॉक्साइट और कोरंडम। चलिए सर, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा एक बात बताइए, अगर शरीर दर्द कर रहा हो ठीक है, बॉडी पेन हो रहा हो, बॉडी एक हो रहा हो, या फिर मसल्स पेन हो रहा हो, तो बताइए किस रे से ठीक किया जाता है? बॉडी पेन जब होता है ना, एक रे यूज किया जाता है, उस रे का क्या नाम है? इंफ्रारेड है, या विजिबल रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है, वाई रेज है? चलिए बताइए, बॉडी पेन होता हो तो आप एक रे का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रे से आप बॉडी पेन या मसल्स पेन को ठीक कर सकते हैं। ये एग्जाम में सवाल बना हुआ है। क्लियर हुई बात? बताओ। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है सर, स्प्लिनिक फीवर, स्प्लीन में फीवर हो जाना। स्प्लीन मतलब क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लिनिक फीवर किसको बोला जाता है? स्प्लिनिक फीवर किस बीमारी को बोला जाता है? स्प्लिनिक फीवर, तो इसका नाम है बीमारी का एंथ्राक्स। पहले जानवरों में होता था, अब मनुष्यों में भी होता है। एक बैक्टीरिया से होता है, इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस से होता है स्प्लेनिक फीवर। एक बात बताइए आप, एक बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड, वो किससे होता है? टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब एक चीज बताइए, जो पौधे होते हैं, ट्रीज, प्लांट्स, जब वो छोटे होते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अर्ली ग्रोथ कराने के लिए, अर्ली ग्रोथ कराने के लिए क्या यूज किया जाता है? एनपीके में सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है? तो ये रेशियो हो जाता है अर्ली ग्रोथ कराने के लिए 5-10-15, यानी अर्ली ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस का यूज करना बहुत जरूरी है। फॉस्फोरस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिक बेसिक एग्जाम के सवाल बने हुए हैं इस पे। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल आपके पास है, बादशाहनामा। बादशाहनामा जो है वो किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर दुनिया जानती है बादशाहनामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी साहब ने लिखा है। बादशाहनामा किसने लिखा है? अब्दुल हामिद लाहौरी साहब ने लिखा है। तो बताइए इसके अलावा कुछ किताब का नाम। अच्छा, विजयनगर के एक राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। नाम याद है? बताइए भाई। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की किताब का नाम बता दीजिए आप। बादशाहनामा तो हो गया, अब्दुल हामिद लाहौरी। कृष्णदेव राय की किताब का क्या नाम था? राइट, कृष्णदेव राय की किताब का नाम है अमुक्त माल्यद, अमुक्त माल्यदा, और दूसरे का नाम है जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए एक किताब और बताइए, मेरे दिमाग में आ रहा है, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ये किताब किसने लिखी है? कि कुछ किताब लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये लिखी है जहांगीर ने। किसने लिखी है सर? जहांगीर ने लिखी है। और बताइए चचनामा किसने लिखा है? चचनामा, सवाल आया था एक बार, चचनामा का पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया था? पारसी भाषा में। तो इसको किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। बोलेंगे सर याद कैसे होगा? 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे जब याद ना हो तो एक काम करिए, ऐसे समझिए कि इसको याद कर लेंगे 2 करोड़ रुपया मिलेगा। अब 2 करोड़ के लालच में आप याद कर लेंगे ठीक है, एक काम ये कर सकते हैं,
चचनामा जो है लिखा किसने है, तो ये याद रखिएगा, लेखक का नाम नहीं पता है, फिर भी कुछ किताबों में लिखा जाता है क्या, नासिरुद्दीन कुवाचा। कुवाचा ने लिखा है, बस कुवाचा नाम याद रखिएगा, नासिरुद्दीन कुवाचा इनका नाम था। पर्शियन ट्रांसलेशन किसने किया है, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। सर एक बात बताइए कि अकबरनामा या आईन ए अकबरी किसने लिखा है, आईन ए अकबरी, इसको अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा किसने लिखा है, बताइए, अकबरनामा किसने लिखा है, तो अकबरनामा लिखने वाले हैं अबुल फजल। अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा लिखा था। दूसरी बात, दूसरा क्या याद रखना है, अगर पूछा जाए बताइए तारीख ए फिरोज शाही कितने लिखा है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही कितने लिखा है, तो आप बताएंगे जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी ने ये किताब लिखा है। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा है, ये किताब लिखा है। अगर पूछा जाए एक किताब का नाम, तबकात ए नासरी किसने लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, एसएससी में तो कई बार सवाल पूछा है, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासरी किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर होगा मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा है, तबकात ए नासरी लिखा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट 100 बार से ज्यादा सवाल पूछा है, रेहला किसने लिखा है, रेहला, इसको द रेहला के नाम से जाना जाता है। ये किताब लिखा है उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, इब्न बतूता, इब्न बतूता ने लिखा है। इब्न बतूता किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक, अच्छा एमबीटी नाम आया है, तो एमबीटी से एक बात मेरे दिमाग में आ रही, साइंस का कॉन्सेप्ट, एमबीटी, टी मतलब होता है टेंडन, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे। बी मतलब होता है बोन, और एम मतलब होता है मसल्स। ठीक, मसल्स को बोन से जोड़ने वाला क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। मसल्स और बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन, तो इसी के साथ याद रखिएगा कि बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो बोन को बोन से जोड़ने वाला होता है लिगामेंट, लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है। खैर, रेहला हो गया। अब आइए आगे, एक सवाल आता है कि ताज उल मासीर किसने लिखा है, ताज उल मासीर, ताज उल मासीर किसने लिखा है, तो ताज उल मासीर लिखा है हसन निजामी ने, हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मासीर। फतवा ए जहांदारी किसने लिखा है, फतवा ए जहांदारी, फतवा ए जहांदारी किसने लिखा है बताओ, फतवा ए जहांदारी लिखा है जियाउद्दीन बरनी ने, जियाउद्दीन बरनी ने। अच्छा जियाउद्दीन बरनी ने और क्या लिखा था, जल्दी बताओ, इधर देखो, हम्म, जल्दी ध्यान दो इधर, ध्यान नहीं देते हो तुम। जियाउद्दीन बरनी ने क्या लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही। तो फतवा जहांदारी किसने लिखा है, जियाउद्दीन बरनी, जियाउद्दीन बरनी के सामने दोनों चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला बताइए, अमीर खुसरो की कुछ किताब, अमीर खुसरो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, अमीर खुसरो। ठीक, अमीर खुसरो की एक किताब है खजाइनुल फुतूह, नाम थोड़ा अजीब है, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, खजाइन उल फुतूह, ये हो गया। दूसरा किताब है तुगलक नामा, तुगलक नामा। तीसरा किताब है नूहे सिपह, नूहे सिपहार। ठीक, और बताइए, एक और किताब है मिफातुल फुतूह, मिफातुल फुतूह। मुझे याद हो गया है, आपको भी याद हो जाएगा, अगर मुझे याद है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद रहता तो मैं कहता चलो नहीं याद है। ठीक है, चलिए अगला है आपके पास, तहकीक ए हिंद किसने लिखा है, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद किताब किसने लिखी है, ये लिखी है अल बेरूनी ने, अल बेरूनी ने लिखा है। ठीक है, अब एक सवाल आता है फुतुहात से, मुझे याद आ रहा है, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही। सोचो आप ऐसे अगर सवाल करोगे
कैसे सवाल नंबर नहीं आएंगे ये बताओ। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा है? तो फिरोज शाह तुगलक, FST इसको लिखा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। ठीक है, चलिए आपसे एक सवाल लास्ट में और पूछता हूँ, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? सॉरी, तारीख ए शेर शाही किसने लिखा है? तारीख ए शेर शाही, तारीख ए शेर शाही लिखा है अब्बास खां शेरवानी ने। ठीक है, अब्बास खान शेरवानी। ठीक है, एक किताब लास्ट बता दीजिए, तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है? तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही लिखा है याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ठीक है, बहुत भारी नहीं हो रहा ना आपको? जल्दी बताइए, बहुत भारी तो नहीं हो रहा है? चलिए।